आज मैं इस सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। वर्ष 2018 में रिलीज हुई प्रोटेक्टर। एपिसोड की शुरुआत में एक बंदूक हकान पर तान दी जाती है। सीरीज के मुख्य किरदार की ओर एक धीमी गति से चलने वाली गोली सीधे उसके माथे की ओर जाती है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि गोली उसे लगी या नहीं। फिर दृश्य अतीत में वापस चला जाता है और हमें औपचारिक रूप से हकान और उसके दोस्त मेमो से मिलवाया जाता है, जो साथ रहते हैं। जब हकान का फोन अलार्म लगातार बजता है तो वह आलस से उठता है और फोन बंद कर देता है। हकान थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच करता है और मेमो को जगाता है, जो सोफे पर सो रहा होता है। दोनों के फ्रेश होने और नाश्ता करने के बाद वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां वे एक दुकान खोलने का सपना देखते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक वह जगह नहीं खरीदी है क्योंकि उनके पास अभी पैसे की कमी है। हकान और मेमो दुकान की एक कांच की खिड़की से झांकते हैं और बात करते हैं कि वे इसे कैसे सजाएंगे। तभी मेमो देखती है कि उनकी भविष्य की दुकान एक अरबपति के ठीक बगल में है, फैसल एयरडेम का व्यापारिक साम्राज्य कवादिन होल्डिंग। निम्न दृश्य में हकान अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मिलता है, जबकि वह अपने पिता नेसेट कोर्कमास से मिलने के लिए कई सड़कों, बाजारों और कोने की दुकानों से गुजरता है। जबकि सड़क पर हकान एक ज्योतिषी तुर्कोन से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसका भविष्य जल्द ही बदलने वाला है और उसे कुछ बड़ा करने के लिए नियत किया गया है। कुछ अलग, हालांकि हकान ज्योतिषी की भविष्यवाणी को खारिज कर देता है क्योंकि वह भाग्य में विश्वास नहीं करता है। हकान के अपने पिता के घर पहुंचने के तुरंत बाद यह पता चलता है कि हकान एक अनाथ है जिसे श्री कोर्कमास ने गोद लिया था। वह श्री कोर्कमास का मजाक उड़ाता है, जो एक 600 साल पुरानी दुकान के मालिक हैं जो प्राचीन वस्तुओं और हस्तशिल्प बेचती है। हकान अपने पिता को एक दुकान खोलने की अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाता है और उसके पहले विफल व्यवसायों का उल्लेख करता है। हकान अपने पिता को इस बारे में समझाने की कोशिश करता है। योजना के अनुसार श्री कोर्कमास ने उसे बताया कि दुकान एक बिल्कुल नई दुकान है और एक शानदार जगह पर है, लेकिन श्री कोर्कमास ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने बेटे से कहा कि वह एक पर्यटक लड़की के घर पहुंचा दे जिसने इसे एक दिन पहले ऑर्डर किया था। अगले दृश्य में हमें फैसल एयरडेम नामक अरबपति से मिलवाया जाता है, जिसने नीचे से उठकर वह व्यक्ति बनने का काम किया है जो वह आज है। श्री एयरडेम अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनकी सहायता उनके जनरल कोऑर्डिनेटर लैला और सुरक्षा दल के प्रमुख मजार करते हैं। लैला अपने बॉस को बताती है कि उन्हें प्रेस के सामने हागिया सोफिया टेंडर पर चर्चा करनी चाहिए। हागिया सोफिया इस्तांबुल में एक प्रतिष्ठित विरासत है जो 1500 वर्षों से है, इसलिए कई व्यवसाय इस विरासत के लिए बोली लगा रहे हैं क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक है। प्रेस मीट में श्री एयरडेम इस बारे में बात करते हैं कि हागिया सोफिया इस्तांबुल का दिल कैसे है और इसे जीतकर इसे पुनर्स्थापित करने की अपनी योजना साझा करते हैं। बोली प्रक्रिया। इस बीच श्री एयरडेम और उनकी टीम हागिया सोफिया के लिए बोली लगाने वाले गोखान गुलटेकन से मिलती है। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बोली प्रक्रिया के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगले दृश्य में हकन उस पर्यटक लड़की को कालीन देता है जो कवदन होल्डिंग में एक होटल में अस्थायी रूप से रह रही है। अपनी नौकरी खत्म करने के बाद हकन लाउंज क्षेत्र में एक लंबी लाइन देखता है। वह एक आदमी से लाइन के बारे में पूछता है जो श्री उर्देम की कंपनी के लिए नौकरी के साक्षात्कार के लिए निकलती है। क्योंकि हकन को पैसे की सख्त जरूरत है, वह तुरंत नौकरी के लिए साइन अप करता है। हाकन की नौकरी के साक्षात्कार में लीला के साथ एक दिलचस्प बातचीत होती है। दुख की बात यह है कि हकन के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है और न ही वह कोई विदेशी भाषा बोल सकता है। लीला उसे कहीं और नौकरी पाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहती है। यह सुनकर हकन वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो लगभग गिरते हुए झूमर से टकरा जाती है। हाकन तुरंत भागता है लड़की को बचाने के लिए, जबकि श्री एयरडेम और उनके सुरक्षा प्रमुख मजार हकान के वीरतापूर्ण कार्य को देखते हैं। बाद में जब हकान फिर से अपने पिता को अपनी व्यावसायिक योजना के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है, सुसान नाम की एक महिला दुकान पर आती है जो ओटोमन से एक दुर्लभ तावीज शर्ट की तलाश में है। वह आग्रह करती है कि यह शर्ट उसके विशेष ग्राहक के लिए है और यदि आवश्यक हो तो एक मोटी रकम देने का प्रस्ताव रखती है। श्री कोर्कमास शांति न होने के बारे में झूठ बोलता है, हालांकि उसने इसे अपने तहखाने में छिपा रखा है। हकान अपने पिता से शर्ट बेचने पर जोर देता है, लेकिन मी कोर्कमास उसकी बात नहीं मानते हैं।
इसके तुरंत बाद मेमो हकान की तलाश में आता है और उसे बताता है कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है क्योंकि वे किराया नहीं दे पाए थे। पता चलता है कि मेमो ने किराए के पैसे जुए में लगाए थे जो हकान ने दूसरे दिन टेबल पर छोड़े थे। शाम को गोकन गुलटेकन मज़ार को अपनी कार में एक गुप्त जगह पर ले जाता है और फिर वह बोली प्रक्रिया से मी एरडेम को अलग करने के बदले में मज़ार को रिश्वत देने की कोशिश करता है। यह सुनकर मज़ार अपने बॉस के प्रतिद्वंद्वी को एक धागे से मार देता है। चूंकि हकान और मेमो अपने असफल व्यवसायों से दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए वे मी कॉर्कमास की दुकान से दुर्लभ शर्ट चुराने और उसे सुसान को बेचने का फैसला करते हैं। बाद में हकान और मेमो कीमत पर बातचीत करने के लिए एक रेस्तरां में सुसान से मिलते हैं। यहां पता चलता है कि शर्ट की कीमत 7 अंकों में है और जिस ग्राहक सुसान की ओर से डील कर रही है वह उसकी है। जब वे बात कर रहे थे तब मज़ार के अलावा कोई नहीं था। मिस्टर कॉर्कमास उस जगह पर पहुंचता है और हॉक से शर्ट ले लेता है और कहता है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। तभी मज़ार अपने लोगों को उस जगह पर गोली चलाने के लिए कहता है, जिससे हकन के पिता पर कई गोलियां लग जाती हैं। हकन अपने पिता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर कॉर्कमास उसे अपने दोस्त की फार्मेसी में ले जाने पर जोर देता है। वहां हकन की मुलाकात फार्मेसी के मालिक कमाल और उसकी बेटी ज़ैनेब से होती है। कमाल तुरंत मिस्टर कॉर्कमास को इलाज के लिए ले जाता है, जबकि ज़ैनेब हकन को सांत्वना देने की कोशिश करती है। इस बीच मेमो को मज़ार के साथी टेक्केन द्वारा पकड़ लिया जाता है। टेक्केन और उसका गिरोह हकन और उसकी दुर्लभ शर्ट के बारे में जानकारी के लिए मेमो को यातना देता है। फार्मेसी में वापस आकर ज़ैनेब हकन को एक गुप्त जगह पर ले जाता है, जहां कमल अपने पिता का इलाज कर रहा होता है। हकन कमल पर अपने पिता को अस्पताल न ले जाने के लिए क्रोधित होता है। हालांकि मिस्टर कॉर्केज अपने बेटे को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे कमाल और ज़ैनब के साथ रहना चाहिए, जो सारी सच्चाई का खुलासा करेंगे। वह आगे हकन को सलाह देता है कि वह अपनी शक्ति पर विश्वास करे जो उसका भाग्य है। इतना कहकर वह मर जाता है और हकन को तबाह कर देता है। कुछ समय बाद कमाल औपचारिक रूप से खुद को और अपनी बेटी को हकन के सामने वफादार लोगों के रूप में पेश करता है, जो हकन और उसकी दुर्लभ शर्ट की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ज़ैनब आगे खुलासा करता है कि हकन रक्षक है जिसका कर्तव्य अमर को रोकना है। अमर दुष्ट आकार बदलने वाले हैं जो इस्तांबुल और पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। हकन सच्चाई सुनकर पागल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे इस पर विश्वास नहीं होता है। फिर कमाल उसे रक्षक के बारे में साबित करने के लिए शर्ट पहनने के लिए मनाता है। हकन द्वारा बेशकीमती दुर्लभ टुकड़ा पहनने के बाद उसका शरीर शर्ट को देखना शुरू कर देता है और उसके सीने पर रक्षक का निशान छोड़ देता है। ज़ैनब फिर हकन की ओर गोली चलाती है, यह जांचने के लिए कि क्या रक्षक ने उसे मारा है या नहीं। गोली उसे प्रभावित करती है। यह पता चलता है कि यह वही दृश्य है जो हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं। गोली हकान के माथे से टकराती है और उसे रक्षक साबित करती है। अगले दृश्य में कमल हकान को अमर बनाम रक्षक युद्ध की उत्पत्ति के बारे में एक त्वरित इतिहास का पाठ देता है। फिर हमें मेहमद विजेता से मिलवाया जाता है, जो इस्तांबुल को 7 अमरों से बचाने के लिए समर्पित है। एक रात मेहमद अमरों की पहचान करने और उन्हें मारने का एक तरीका खोजता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। उसे 3 चीजें मिलती हैं जो लड़ाई में मदद कर सकती हैं। पहली एक पुण्य अंगूठी है जो अमर के संपर्क में आने पर चमकती है। दूसरी एक विशेष खंजर है जो अमर को मार सकती है और आखिरी एक शर्ट है जो पवित्र प्रार्थना द्वारा आशीर्वादित कवच के रूप में कार्य करती है। मेहमद हकान के वंशजों में से एक को अमरों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए रक्षक के रूप में चुनता है, क्योंकि उसके कौशल, शक्ति और शुद्ध हृदय है। इस बीच हकान बीमार होने लगता है क्योंकि शर्ट उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। वह अभी भी रक्षकों और अमरों के बारे में कहानी पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि कमल और उसकी बेटी ने उसे नशीला पदार्थ दिया है। दूसरी ओर टेक्केन और उसके लड़के मेमो से जानकारी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। कमल और ज़ैनब के घर पर वापस आकर पिता पुत्री की जोड़ी को चिंता होती है कि हकन अप्रशिक्षित है और अमरों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे उसे प्रशिक्षित करने की योजना बनाते हैं। हालांकि हकन वहां से भाग जाता है और अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। वहां उसे पता चलता है कि टेकन पड़ोस में उसके बारे में पूछ रहा है। घबराया हुआ हकन अपने कमरे में घुस जाता है। उम्मीद करता है कि मेमो वहां हो सकता है, लेकिन उसे नहीं मिल पाता। ठीक उसी समय हकन को एक अजीब बॉक्स दिखाई देता है, जहां उसे एक बंदूक और कमल ने सिट
और मराठ नाम के एक अन्य व्यक्ति की 1989 में ली गई एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इस बीच ज़ैनब हकन को ढूंढने उसके घर आती है। जब वे बात कर रहे होते हैं, टेकन हकन को मेमो के फ़ोन से सुल्तानमेट स्क्वायर पर मिलने का संदेश देता है। यह सोचकर कि मेमो ने उसे बुलाया है, हकन ज़ैनब के साथ स्क्वायर पर जाता है। अगले दृश्य में कमल सुसान से अस्पताल में मिलने जाता है और उसके बारे में पूछता है, उसका ग्राहक जिसने तावीज़ शर्ट का ऑर्डर दिया था। कमल को लगता है कि सुसान अमर के बारे में पता लगाने की कुंजी हो सकती है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी है। एक साधारण आदमी की पोशाक पहने मज़ार ने सुसान को पहले ही मार दिया है, यह सोचकर कि वह कहीं और उसकी पहचान उजागर कर सकती है। टेकन मेमो का इस्तेमाल हकान को लुभाने के लिए करता है। जब हकान मेमो तक पहुंचने की कोशिश करता है तो टेकन एक छिपने की जगह से हकान पर 4 गोलियां चलाता है और उसे आश्चर्य होता है कि गोलियां हकान को नहीं मारती। ज़ैनब हकान को बचाने के लिए आता है क्योंकि वह लगातार गोलीबारी से कमज़ोर हो जाता है। घटना के बाद टेकन अपने बॉस मज़ार को रिपोर्ट करता है, जो जानकारी से खुश नहीं होता। बाद में हकान और ज़ैनब कमल की फार्मेसी में गुप्त छिपने की जगह पर वापस आ जाते हैं। हकान कमल से उस फोटो के बारे में पूछता है जो उसने अपने पिता के बॉक्स से निकाली थी। कमल बताता है कि वह नेसेट और मूरत का करीबी दोस्त था। पता चलता है कि वह मूरत था जो हकान के सामने रक्षक के रूप में आया था। हकान ने तब निष्कर्ष निकाला कि मूरत उसका जैविक पिता था, जो अमरों से लड़ते हुए मर गया था, और उसका गॉडफादर नेसिट कोर्कमास अपने दत्तक पुत्र की रक्षा के लिए वर्षों से सच्चाई छिपा रहा था। हकान ने कमाल और ज़ैनब से आग्रह किया कि वे अमर को खोजें और उसे जल्द से जल्द मार दें। हालांकि कोई नहीं जानता कि अमर कैसा दिखता है, बिना ताबीज़ की अंगूठी के जो उसे पहचान सके। इस बीच चूंकि श्री एरडेम हकान के वीरतापूर्ण कार्य से प्रभावित है, इसलिए वह अपने जनरल कोऑर्डिनेटर लैला पर हकान को सुरक्षा दल के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का आग्रह कर रहा है। कहीं और टेक्केन मज़ार को रिपोर्ट करता है कि उसके पास हकान के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी है। वह नेसेट कोर्कमास के पृष्ठभूमि इतिहास वाली एक फाइल दिखाता है और सुझाव देता है कि वह हकान और शर्ट से जुड़ा हो सकता है। अगले दृश्य में कमाल हक्कान को उसके वंशजों के बारे में बताता है और कैसे उन्होंने इस्तांबुल और दुनिया को प्लेग और अकाल से बचाया। अमरोद वारा पीछा किए जाने पर वह हकान को उसकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है ताकि तावीज़ की कमीज उसकी रक्षा कर सके। कमल हकान के हाथ में एक गर्म पत्थर का टुकड़ा रखता है ताकि उसकी दर्द सहनशीलता बढ़े और उसे लड़ना सिखाया जा सके। कुछ समय बाद कमल हकान और ज़ैनब को प्रस्ताव देता है कि वे एक वरिष्ठ वफादार व्यक्ति से मिलें जिसके पास तावीज़ की अंगूठी है, क्योंकि अमर किसी भी समय अंगूठी के पीछे जा सकता है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित हाथों में हो ताकि रक्षक अमर को ढूंढ सके और मार सके। उन्हें वह शर्ट चाहिए जो हकान के पास है, अंगूठी जो वरिष्ठ वफादार व्यक्ति के पास है, और खंजर भी। दुर्भाग्य से हकान के कई वफादार व्यक्तियों के पास अलग अलग टुकड़े हैं और ऐसा लगता है कि उनकी नीति एक दूसरे से बात नहीं करने की है, क्योंकि प्रत्येक को अपने तावीज़ की वस्तु की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जबकि हकान और ज़ैनब वरिष्ठ वफादार व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार होते हैं, कमल सुसान की मौत की जांच करने के लिए अस्पताल जाता है। वह सुरक्षा फुटेज मांगता है। अस्पताल के गलियारों में मौजूद कर्मचारियों से अगले दृश्य में मज़ार श्री एरडोम पर क्रोधित है क्योंकि उसने बिना उसकी पुष्टि के एक नया सुरक्षा दल नियुक्त करने का प्रयास किया। श्री एरडोम उसे सांत्वना देते हैं कि उसे नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा जो हकन माना जाता है, और उसे हागिया सोफिया अनुबंध की अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कहते हैं। हालांकि श्री एरडोम इस तथ्य से अनजान है कि यह जीत मज़ार द्वारा गोकन गुलटेकन की हत्या के बाद मिली थी। इस बीच हकन और ज़ैनब वरिष्ठ वफादार व्यक्ति के पते पर एक परित्यक्त घर में पहुंचते हैं। जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो वरिष्ठ वफादार व्यक्ति का बेटा होने का नाटक करता है। वह व्यक्ति जो अपना नाम खान बताता है, उसकी मां को सीसीटीवी द्वारा निगरानी किए गए कमरे में बंद कर दिया गया है। वह हकन और ज़ैनब को बताता है कि उसकी मां 7 साल पहले हुई एक घटना के बाद मानसिक रूप से बीमार थी और उसने किसी से बात नहीं की है। चूंकि वह हकान ज़ैनब और उसकी कथित मां पर नज़र रखने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जो अगले कमरे में है। जब वरिष्ठ वफादार हकान की छाती पर उसके सबसे ऊंचे उन्मत्त प्रतीक को पहचानता है तो वह आखिरकार अपना मुंह खोलती है और बताती है कि वह आदमी उसका बेटा नहीं है और उन्हें धोखा दिया जा रहा है। महिला एक ठग को पवित्र अंगूठी भी थमाती है, लेकिन पत्थर गायब है।
यह सुनकर खान कमरे में आता है और वरिष्ठ वफादार द्वारा गोली मार दी जाती है। फिर वे सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे पहले कि खान के लिए काम करने वाले लोगों का एक समूह उस जगह पर पहुंच जाए, खान और जैनब घर से भाग जाते हैं, जबकि वरिष्ठ वफादार उन लोगों की देखभाल करने का वादा करता है। कवधान होल्डिंग में श्री एरदोम सुरक्षा पद के लिए हकन को नियुक्त करने के बारे में गंभीर हैं। लैला हकन को अपने कार्यालय में आने और श्री एरदेम से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहती है, ताकि नौकरी की पेशकश के बारे में बात की जा सके। जब हकन होल्डिंग में आता है तो वह औपचारिक रूप से मजार से मिलता है। मजार को यह एहसास नहीं होता कि हकन ही वह व्यक्ति है जिसके पास वह शर्ट है जिसका वह पिछले कुछ दिनों से पीछा कर रहा है। इस बीच मजार को एक फ़ोन आता है जिसमें वह खान के बारे में पूछता है। यह पता चलता है कि मजार ही वह व्यक्ति था जिसने अपने लोगों को वरिष्ठ वफादार के घर भेजा था। यह महसूस करने पर हकन श्री एरदेम के लिए सुरक्षा सदस्य के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार करता है। उम्मीद करता है कि उसे मजार की असली पहचान के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। यह वीडियो से इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का सारांश दें तो एक टिप्पणी छोड़े। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।